नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। लापरवाही पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज के दिन की 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में पहली खबर आज के दिन लापरवाही से जुड़ी है। इस कोरोना काल में पीएमसीएच के अंदर की तस्वीरें कुछ ऐसी हैं जहां पर बेड की कमी देखी जा रही है और आखिरकार सरकार को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। तमाम अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ रही है कि आखिर कैसे वहां पर लोगों का इलाज संभव हो पाए, वहां पर व्यवस्थाएं थोड़ी दुरुस्त हो पाए, क्योंकि हालात ऐसे हैं कोरोना के चलते कि इस समय पूरी व्यवस्थाएं वहां पर चरमरा गई हैं, चाहे वो कोई भी अस्पताल हो बिहार के। दूसरी खबर आज के दिन की मधुपुर उपचुनाव को लेकर, जहां पर सियासत लगातार जारी और सियासत की इसी कड़ी में अब इस पूरे उपचुनाव को धर्म से भी अब जोड़ा जा रहा है। यह कहना निशिकांत दुबे का कि गंगा मां का उन्होंने जिक्र कर कर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन क्या धर्म तक अब पहुंच चुका है ये उपचुनाव? इस पर ही आज के दिन सवाल हम खड़े करेंगे। तीसरी तस्वीर आज के दिन की, मुक्ति हुई मुश्किल, क्योंकि एक बर्नर जो अभी भी खराब पड़ा है हरमू, जहां पर लोग जाते हैं अंतिम यात्राओं के लिए, लोगों की वहां पर डेड बॉडी और लाश को अंतिम संस्कार करने के लिए, लेकिन वहां पर तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो पूरी तरह से चरमराई हुई दिख रही हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से भी कुछ बड़े कदम उठाए गए। रातों रात कई डेड बॉडी को ले जाकर कहीं और पर जलाया गया, उसका दाह संस्कार किया गया, लेकिन अभी तक वहां पर खामियां देखी जा रही हैं। इन 3 बड़ी खबरों पर हम डालेंगे नजर, लेकिन उसके पहले देखिए सुर्खियां। नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, राज्य के 3 बड़े अस्पतालों पर आईएएस पदाधिकारियों की नियुक्ति, कोरोना के बढ़ते खतरे को लिया गया फैसला। सुशील मोदी के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, बोले बीजेपी ने सुशील मोदी को किया दरकिनार, खबरों में बने रहने के लिए लगा रहे आरोप। मधुपुर उपचुनाव पर महासंग्राम लगातार जारी, सांसद निशिकांत दुबे ने सीएम पर लगाया चुनाव को प्रभावित करने का आरोप। सीएम ने गंगा वाले बयान को बताया हिंदुओं की आस्था पर चोट। रांची में शवों का अंतिम संस्कार करना हुआ मुश्किल, 2 दिन के बाद भी नहीं हुआ। हरमो मुक्तिधाम का खराब बर्नर सही, दिल्ली तक से बुलाया गया इंजीनियर। तो चलिए शुरुआत करते हैं लापरवाही पर लगाम। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की लापरवाही के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने राज्य के 3 बड़े अस्पतालों में आईएएस पदाधिकारियों की नियुक्ति की। पीएमसीएच में राजीव रोशन, एम्स में राजकुमार और नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल में पंकज दीक्षित की नियुक्ति की गई। लापरवाही के बाद सरकार का बड़ा फैसला ये सामने आया और 3 बड़े अस्पतालों में आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की गई। लेकिन क्या इसके बाद हालात बदलेंगे, सुधरेंगे? तो कुमार गौतम इस समय लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। गौतम, क्या लग रहा है कि आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति के बाद क्या अस्पतालों की तस्वीरें थोड़ी बदलेंगी? जो कोरोना काल में वहां पर पूरी अव्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, पूरी व्यवस्था चरमरा सी गई है, क्या वो पटरी पर लौट कर आएगी? गौतम, ये देखिए बहुत बड़ा और अहम सवाल है कि क्या स्वास्थ्य विभाग ने जो गलती की है, क्या उस गलती की भरपाई आगे करेगी या फिर भविष्य में ऐसी कोई गलती ना हो, इसको लेकर के जो एक कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को सोचना होगा। क्योंकि एक बहुत ही बड़ा और गंभीर मसला है कि जब किसी जीवित व्यक्ति के रहते उसके परिजनों को उसकी डेथ बॉडी दे दी जाती है, सुपुर्द कर दी जाती है, और इतना ही नहीं पीएमसीएच उसे डेथ सर्टिफिकेट भी दे देती है। मतलब इतनी जल्दबाजी क्यों है, बिना किसी जांच के, बिना किसी पहचान के या फिर बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के? यदि आप जीवित व्यक्ति के नाम पर किसी परिजनों को दे दें तो जरा सोचिए कि उस पूरे परिवार पर क्या बीतती होगी। दूसरी बात यह है सागर कि जिस तरह से ये बॉडी सौंपी गई, अगर उसकी जो वाइफ है, अगर उसने पहल नहीं की होती, उसने जिद नहीं की होती, तो जिस तरह से बॉडी की पैकिंग के साथ साथ उसको जलाने की परंपरा, जो जलाने की व्यवस्था की गई थी, वो इतनी तेज़ी से की गई थी कि अगर उसकी वाइफ ने जिद ना की होती, उसकी वाइफ ने अगर जद्दोजहद नहीं की होती, बल्कि उसने वहाँ पर इतनी जिद करनी शुरू कर दी कि हम अपने पति का जब तक चेहरा नहीं देख नहीं लेंगे तब तक आप उसे अंतिम संस्कार के लिए नहीं ये कर सकते। तो तब जाकर के बहुत ही मिन्नतों के बाद, विनती के बाद, आरजू के बाद
उसकी पत्नी को वो बॉडी दिखाई जाती है, और जब वो बॉडी देखती है तो कहती है ये तो मेरे पति का है ही नहीं। अब अंदाज़ा लगाइए उसके परिजनों के बीच जो बच्चों को लेकर के जो माँ पहुँची हो, उसको ये उसके पति की लाश ना हो, और वो चौंक जाती है। वहाँ से सीधा उस बॉडी को छोड़ करके सीधे पीएमसीएच पहुँचती है। पीएमसीएच में जिस तरह से आम लोगों को मिलने नहीं दिया जाता है, या आम लोगों की बातें जिस तरह से नज़रअंदाज की जाती है, तो इस बात को लेकर के वो सीधा अधिकारियों से मिलने की कोशिश करती है। और जब वहाँ पर हो हंगामा होता है, तो हो हंगामे के बाद जब पता चलता है कि जिस व्यक्ति का ब्रेन हैमरेज से इलाज चल रहा था, वो व्यक्ति अभी इलाज करा रहा है, वो डॉक्टर की निगरानी में है, तब जाकर के पीएमसीएच के अधीक्षक ने वहाँ पर आनन फानन में जो हेल्थ मैनेजर हैं अंजलि, उसको बर्खास्त करती है। लेकिन सिर्फ बर्खास्तगी से जो बिहार शर्मसार हुआ है इस पूरे मामले को लेकर के, तमाम जो सुर्खियां बनी, उसके बाद आप देखिए कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से खुद मंगल पांडे, इसके अलावा जो प्रधान सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रत्यय अमृत, वो पीएमसीएच पहुंचते हैं, इस पूरे मामले को की जांच का आदेश देते हैं, संज्ञान लेते हैं, और तब जाकर के बिहार के 3 बड़े आईएएस ऑफिसर को 3 अलग अलग विभाग में इस बात को लेकर के कि इस तरीके की गलती, चूक या लापरवाही दोबारा देखने को न मिले, यही कारण है कि प्रतिनियुक्ति की गई है इन तीनों आईएएस ऑफिसर की। खास करके आप देखें एनएमसीएच बहुत बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर हर घंटे मरीजों की संख्या बढ़ती है, और एम्स अस्पताल है, पीएमसीएच है, तो 3 बड़े अस्पतालों में 3 बड़े आईएएस की जो तैनाती की गई है, इस तैनाती के बाद ऐसा जरूर लगने लगा है कि अब कोई इस तरीके की बहुत बड़ी लापरवाही या चूक नहीं होगी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसके लिए भी सरकार को सोचना होगा, क्योंकि देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले ही कोरोना के आंकड़ों को लेकर के लगातार सरकार को घेरते रहे। ये कराऊंगा डॉक्टर आईएस ठाकुर, पीएमसीएच की सुपरिटेंडेंट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आईएस ठाकुर जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। जी बताया। ठाकुर जी, जिस तरह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसे में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो तो लगातार दर्शकों को तमाम डॉक्टर बता रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में भारी कमी देखी जा रही है। इन कमियों पर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, प्रशासन से, सरकार से कुछ आप गुहार लगाना चाहेंगे डॉक्टर ठाकुर? नहीं, यहाँ पर जो है तो सीनियर आईएएस अफसर का भी डिप्रेशन हो गया है, और हम लोग लगातार जो भी खामियां हैं उसको हम लोग दूर करते जा रहे हैं जी, और हम समझते हैं कि अच्छा खासा हम लोग कर लिया है ना। कहीं भी अगर कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन पीएमसीएच में जो तमाम डॉक्टर ठाकुर लापरवाहियां देखी जा रही हैं, इसके पीछे क्या वजह थी कि एक बड़ा कदम उठाना पड़ा और तमाम आईएएस की नियुक्ति करनी पड़ी? नहीं, लास्ट ईयर भी आईएएस की नियुक्ति हुई थी, ऐसी बात नहीं है। सेम पर्सन फिर आए हैं, और लास्ट टाइम भी कोरोना में लोग डिप्रेशन जब क्राइसिस रहता है तो लोग करते ही हैं वहां से। एम्स, यहाँ पीएमसीएच ही नहीं, एम्स, एनएमसीएच सब जगह किया गया है ना, मॉनिटर करने के लिए। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात है कि हम लोग जो भी है उसको कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां हमको खामी अगर नजर आती है तो हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन जिम्मेदारी, मेन रोल इनका क्या होगा? नियुक्ति के बाद इनका किन कामों पर फोकस होगा, क्या देख रहे कि वहां पर क्या जिम्मेदारी निभाएंगे? तो वो क्या करेंगे, वो तो आईएएस है, उनको है। हम लोग अपनी टीम के साथ मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, जहां भी कहीं शॉर्टेज है, कमी है, उसको हम लोग दूर कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्टेज और कमी जो है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। कुमार गौतम लाइव में जुड़े हैं, वो पीएमसीएच के लिए लगातार रिपोर्टिंग और कवरेज कर रहे हैं। गौतम, डॉक्टर ठाकुर है लाइन पर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखिए पीएमसीएच के प्रति जो भरोसा और विश्वास जगा है, तो कहीं ना कहीं मरीजों के जो हाल के दिनों में देखने को मिला, एक बार फिर से विश्वास टूटा है। तो इसको लेकर के क्या फिर से तमाम मरीजों और परिजनों के बीच में एक तालमेल, इस तरीके की कोई बातचीत, इसको लेकर के कोई परामर्श वगैरह हुआ है अभी हाल के दिनों में? को हम लोग देख रहे हैं, कमेटी बना के उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे डॉक्टर, नर्स सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं इस कोविड में। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया डॉक्टर ठाकुर बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। गौतम, क्या आपको लग रहा है कि अगर आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है, उनको अगर जिम्मेदारी दी गई, तो क्या ऐसे में व्यवस्थाएं वहां की सुधरेंगी? ये उम्मीद करें आम जनता। जो सवाल आपने डॉक्टर साहब से किया वो हम आप ही से जान लेते हैं।
क्या आस लगाए अब जनता? गौतम। बिल्कुल, जनता चूँकि वो लगातार अखबारों में, टेलीविज़न को देख रही है। पीएमसीएच की जो तस्वीर पिछले 10 सालों में बदली है, ये बदलाव बहुत अच्छा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से। लेकिन जिस तरह से आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में मुख्यमंत्री ने जो शिलान्यास किया है कि वर्ल्ड क्लास हम पीएमसीएच बनाएंगे, जहाँ पर तमाम व्यवस्थाएँ होगी। लेकिन उस वर्ल्ड क्लास सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए क्या इस तरीके की जो तस्वीर है, जहां जिंदा मरीज को मृत घोषित कर दिया जाता है और मृत मरीज के दूसरे परिजनों को उसकी बॉडी सौंप दी जाती है। शुक्र है कि वो पत्नी ने जिद की, उनके परिजनों ने जिद किया कि उनके बॉडी को दिखाया जाए। यदि आप अंदाज़ा लगाइए कि यदि अंतिम संस्कार हो चुका होता तो इसके बाद की हकीकत, इसके अंदर के खुलासे नहीं हो पाते कभी। यानी कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोविड के जो पेशेंट होते हैं उनके देखने तक की इजाज़त नहीं होती है। तो क्या ऐसे में क्या पहले कोई लापरवाही नहीं हुई होगी? बिल्कुल गौतम। चित्ररंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी के फोन लाइन पर। चित्ररंजन जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। चित्ररंजन जी, जो अब अवस्थाएं देखी जा रही हैं अस्पतालों में, 3 बड़े अस्पतालों में आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, तो क्या एक सराहनीय कदम आप मानते हैं इसे सरकार का? देखिए, इस सब केवल आयुवास है। सरकार कहीं भी सरकार नाम की चीज नहीं है। जो अराजकता की स्थिति बन गई है, इतना मौका मिला बिहार को, लेकिन कहीं कोई सुधार नहीं। केवल उस समय भी जब पहला बार जब इसका प्रकोप बढ़ा, उस समय भी तरह तरह की घोषणाएं की गई, वादे किए गए, लेकिन इतना समय मिलने के बावजूद भी स्थिति पहले से भी बदतर आज हो गई है जी। अब उसके बाद ये आईएएस वहां पर प्रतिनियुक्त किया गया, इससे क्या फर्क पड़ेगा? सो बताइए पहले कि आईएएस को वहां प्रतिनियुक्त करने से क्या बनेगा? तो केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए ना कि सरकार एक्शन में है। सरकार केवल सचिवालय से बाहर कहीं है ही नहीं। सरकार केवल सचिवालय तक सिमटा हुआ है। मुख्यमंत्री जी एक अन्य मार्ग में सिमटे हुए हैं और जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, जाकर फोटो खिंचवा लेते हैं हवाई अड्डा पर और फोटो खिंचवा लेते हैं। अब बस हो गया, इति श्री रेवा खंडे, बड़ा बात है। कहीं कुछ नहीं है, अराजकता की स्थिति है। बिहार की जनता भगवान भरोसे है और इसमें क्या कह सकते हैं? ठीक है, लेकिन गौतम जी, क्या आपको लगता है, चित्ररंजन जी आपको क्या लग रहा है कि कैसे हालात थोड़े सुधरेंगे? क्योंकि कोरोना का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। सागर जी, बिहार के लोगों का जो है सो प्रतिरोधक क्षमता इतना मजबूत है। लोग हर तरह के मौसम में काम करने के, रहने के आदी हैं। धूप, मिट्टी, बारिश सब बर्दाश्त करते रहे हैं। इसलिए जो है पहली बार जिस ढंग से दूसरे राज्यों में जो प्रकोप हुआ, उस ढंग से बिहार नहीं हुआ और सरकार उसको वाहवाही अपना बता रही थी, अपनी उपलब्धि बता रही थी। सरकार तो कहीं थी ही नहीं। अब इस बार जो है स्थिति काफी भयावह होते जा रहा है। अभी भी टेस्टिंग की जो स्थिति है, एक तो केवल आंकड़ा का हेराफेरी किया जाता है, सही आंकड़ा जो है सो बताया नहीं जाता है। आंकड़ा का हेरी फेरा करके जो है सो वह सूची में कि हाँ मैंने बिहार का मैंने एक दिखाई पड़े कि कुछ हो रहा है। केवल आंकड़ों के हेराफेरी के अलावा कुछ नहीं है। और आईएएस की जो प्रतिनियुक्ति किया गया है, कोई आंकड़ों के हेराफेरी करने के लिए, ठीक है, कुछ नहीं है, केवल बिल्कुल। वही आंकड़ा। चलिए चित्ररंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। गौतम, जो मौजूदा समय में हालात हैं कोरोना को लेकर, जो लगातार ट्रेनें पहुंच रही हैं पटना की तरफ, उनमें लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो ऐसे में कोरोना का तो बढ़ना लाजमी है, तो इसको कैसे रोका जाए? क्या आने जाने वाले लोगों पर भी कुछ प्रतिबंध लगाना पड़ेगा? क्वारंटीन सेंटर और बढ़ाने पड़ेंगे? कंटेनमेंट जोन जो बोला है पीएम नरेंद्र मोदी ने कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, वहां पर लोगों को चिन्हित किया जाए, क्या इन तमाम गतिविधियों से कुछ संभव है कि आंकड़े कम हो? गौतम।
देखिए सागर, जिस तरीके से पलायन जिन लोगों ने किया है बिहार से बाहर, वो अब अपने घर वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में एक अंदेशा है, एक आशंका है कि कहीं ना कहीं इस बार अगर कोरोना का कहर बरपता है तो फिर उनकी स्थिति भूखे मरने के कागार पे होगी, क्योंकि जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे भी लॉकडाउन की स्थिति है, कारखाने बंद होने के कागार पे हैं। ऐसे में जो लोग परिवार से बाहर निकल करके गए, उनको लगा कि अब कोरोना के साथ जीना है और कोरोना के साथ रोजी रोजगार करना है। लेकिन अब ऐसा तभी संभव होता जब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या जहाँ पे गए हैं जो मजदूर, वहाँ पर कल कारखाने खुले होते, मगर ऐसी संभावना नहीं हुई। वहाँ पे भी लॉकडाउन की स्थिति है, कारखाने बंद हो रहे हैं। ठीक है, गौतम लौट कर आऊंगा। अंजुम आरा जेडीयू से फोन लाइन पर। अंजुम जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। अंजुम जी, आखिर जो अस्पतालों की तस्वीरें देखी जा रही हैं जहां पर बेड की कमी हो गई है, पीएमसीएच में कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारा इलाज कब होगा, लोग सीढ़ियों पर बैठे हैं, तो क्या आईएएस की नियुक्ति के बाद अब वहां पर तस्वीरें थोड़ी बदलेंगी? आपको उम्मीद है पूरी? देखिए, निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा होगा जो फर्स्ट वेव था कोरोना का, उस वक्त भी बिहार में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने ये जो एक महामारी है इस पर नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए थे। अपने आप में एक नजर पेश हुआ था। इस बार भी जो तस्वीरें आई है सामने, प्रोएक्टिव होकर के हमारी सरकार इन चीजों पे के हालात बेकाबू ना हो सके, कंट्रोल में रहे, इसके लिए अभी से ही नीतियां बनाना शुरू और उसका क्रियान्वयन करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो निश्चित रूप से जो नियुक्तियां हो रही हैं या जिनको भी इस चीज के लिए ऑथराइज किया जा रहा है, जवाबदेही दी जा रही है, किस लिए कि ये महामारी जो है फिर पहले वेव की तरह एक व्यापक रूप ना ले सके, हम उसको अंडर कंट्रोल में रख सके। और हम लोग बार बार गुजारिश आवाम से भी कर रहे हैं कि चीजों को और गंभीरता को समझे। वो लोग जो गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के कि डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क पहनना, सारी गाइडलाइंस के प्रोविजंस को उन लोग भी मेंटेन करें। तो आवाम भी जो है फर्स्ट फेज की चीजों को समझ चुकी है। दूसरे फेज में हम लोग ये अपेक्षा भी करते हैं और विश्वास भी है कि जनता इस चीज को समझेगी। और जो तैयारी और जो स्टेप्स लिए हैं सरकार ने, निश्चित रूप से हम इस महामारी को व्यापक रूप में तो हम लोग नहीं जाने देंगे, हम लोग इसको कंट्रोल में रखने में सफल होंगे। चलिए, शुक्रिया अंजुम जी आपका। गौतम, आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो नियुक्ति से लापरवाही पर क्या लगेगी लगाम, ये सवाल अभी भी है, क्योंकि तस्वीरें एनएमसीएच हो या पीएमसीएच, तस्वीरें वहां की काफी डराती हैं देखकर। और अब उपचुनाव में हो गई धर्म की एंट्री, क्योंकि मधुपुर उपचुनाव को लेकर राज्य की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही पार्टियों के नेताओं का मधुपुर दौरा जारी है। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीएम पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया। साथ ही गंगा पर हेमंत सोरेन की टिप्पणी को लेकर कहा कि हेमंत सोरेन ने गंगा मां पर टिप्पणी कर हिंदुओं की आस्था पर चोट किया। मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासी जंग अभी भी जारी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और सुनिए आप भी। कुरान गौ माता और गंगा माता एक हिंदू के आस्था का प्रतीक है। जिस तरह से इस्लाम में कुरान और पैगंबर मोहम्मद बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी करना जो है वो घटिया मानसिकता का परिचायक है। उसी तरह हम मानते हैं हिंदू धर्म में गौ माता के बारे में, गंगा माता के बारे में कोई टिप्पणी करना। तो मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासी जंग तो जारी है, लेकिन अगर इस उपचुनाव में धर्म की एंट्री होगी और धर्म का चश्मा पहने ये तमाम नेता अगर इसको धर्म से जोड़ेंगे तो फिर तो चुनाव किस दिशा में जाएगा ये भी देखना होगा। संवाददाता शुभम फिलहाल लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, धर्म की एंट्री होने से किस दिशा की तरफ आपको लगता है कि उपचुनाव जाएगा? क्या यहां पर अब कुछ और अब देखने को मिल सकता है? जिस तरह से बयान है निशिकांत दुबे का, हेमंत सोरेन को आपने सुना। शुभम,
बिल्कुल सागर, देखिए जिस दिन से मधुपुर उपचुनाव के तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रहा है और सियासी पारा बिल्कुल अपने चरम पर दिख रहा है। जिस तरीका से आपको बताया, मधुपुर में हाई प्रोफाइल सीट पर अब चुनाव है, क्योंकि हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि एक तरफ प्रत्याशी के तौर पर मंत्री हैं तो दूसरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गंगा नारायण सिंह को इस बार उतारा गया है। कड़ाके की टक्कर जरूर है और मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं मधुपुर, कह सकते हैं मधुपुर उपचुनाव को लेकर, और अपने प्रत्याशी को जितवाने का प्रयास लगातार वो कर रहे हैं और इसी वजह से वो जनता के बीच जा रहे हैं और सिंपैथी वोट मांगने के प्रयास लगातार कर रहे हैं। उसी बीच में ये धर्म का मामला आ गया और कह सकते हैं उपचुनाव में और क्या क्या देखने को मिल सकता है, ये बात की बात है। 17 तारीख तक ये कह सकते हैं सिलसिला चलेगा और खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनावी रैली में कूद पड़े हैं और जिस तरीका से लगातार आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला बखूबी मधुपुर में देखने को मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात करें सागर, तो जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी भी कहीं इस दौर में पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी हेमंत सरकार के उन आरोपों को कह सकते कड़ा जवाब देते हुए नजर आ रही है और जिसका खामियाजा है कि जिस तरीका से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एक बार धर्म को लेकर हमला बोला है और कह सकते सियासी पारा बिल्कुल अपने चरम पर है जी। लेकिन शुभम, क्या लग रहा है कि मौजूदा समय में सीएम सोरेन लगातार ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं, जी जाने कर दी है पूरी तरह से, क्या इस दौरे से थोड़ी तस्वीर अब बदलेगी? जो उनके वोटर इधर उधर दिशाओं में जा रहे थे, बीजेपी जिन्हें कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, क्या फिर से वो अब एकजुट हो जाएंगे? क्या जो दावा किया जा रहा है सीएम सोरेन की तरफ से कि इस चुनाव में हमारी ही जीत होगी, क्या यह भी अब तय माना जाए? शुभम, बिल्कुल देखिए सागर, इस मधुपुर उपचुनाव को लेकर कड़ाके की टक्कर जरूर है और एड़ी चोटी का जोड़ दोनों पार्टियों की तरफ से लगा दिया गया है। अगर बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी अभिभाषण में साफ तौर पे कहा था कि जो झारखंड में 2 उपचुनाव हुए थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी को करारा शिकस्त मिला था और हेमंत सरकार की जीत हुई थी, अगर मधुपुर उपचुनाव में हेमंत सरकार की पार्टी जीतती है तो उनके लिए हैट्रिक साबित होगा। तो कह सकते हैं अपनी जीत को लेकर पूरी तरीका से आश्वस्त है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। लेकिन अब यह देखना होगा कि मधुपुर की जनता किसे अपना मत देकर इस बार विजय घोषित करती है। तमाम चीजें अब झारखंड की मधुपुर की जनता पर निर्भर करता है। चुनावी जनसभा लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है, लेकिन अब सब कुछ निर्भर करता है मधुपुर की जनता पर। 17 तारीख को पता चल पाएगा कि आखिर की मधुपुर की सीट पर विजय कौन प्राप्त हुए, गंगा नारायण सिंह या हफीजुल अंसारी जी। चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। लेकिन अब मुक्ति हुई मुश्किल। 2 दिन बीत जाने के बाद भी हरमो मुक्ति धाम का खराब बर्नर अभी तक नहीं बनाया जा सका। इसके लिए दिल्ली से इंजीनियर भी बुलाए गए थे, लेकिन उन्हें भी कामयाबी वहां पर नहीं मिल पाई। अब प्रशासन के लिए शवों का अंतिम संस्कार करना बड़ा मुश्किल हो गया है। आनन फानन में जिला प्रशासन की तरफ से लगभग 52 शवों के अंतिम संस्कार कल देर रात तक बड़ा घाघरा के स्वर्णरेखा घाट पर किया गया। यहां रांची नगर निगम ने इस शव के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी का इंतजाम कर लिया है। इसके लिए स्वर्णरेखा घाट पर रांची नगर निगम ने घाट पर जनरेटर का इंतजाम कर लाइटिंग भी लगा दी। दूसरी तरफ लगातार हो रही मौतों के कारण मर्चरी में रखे शवों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और इस पूरे मामले में जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया जा रहा। देखिए, स्थिति सामान्य नहीं है, ये बात हम और आप सभी जानते हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से संजीदा है और आपने देखा होगा कि जो दवाइयों की आपूर्ति है, जो वैक्सीन की आपूर्ति है, इसको लेकर के हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता करके इसका समाधान करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ कल जो बैकलॉग हो गया था, लगभग 5000 सैंपल यहाँ से विशेष रूप से हेलीकॉप्टर के माध्यम से उड़ीसा भेजा गया है ताकि जो टेस्ट रिपोर्ट में आने में विलम्ब हो रही थी उसको पूरा किया जा सके। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि जो सौदाह गृह है, जो इलेक्ट्रिकल जहां 2 हरमू में, उसके खराब होने के कारण जो गतिरोध पैदा। संवाददाता कुमार कामेश फोन लाइन पर। कामेश, 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक मुक्तिधाम का बर्नर नहीं मिला और अंतिम अधूरी यात्राएं लोगों की रह जा रही हैं, इधर उधर शवों को ले जाना पड़ रहा है। कामेश, बिल्कुल सागर, देखिए जिस तरह से सौदागरी है, हरमू स्थित सौदागरी है, यहाँ की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। जिस काम के लिए सौदागरी होता है वहां पे अगर शवों को जलाने में अगर सक्षम ना हो तो इस पे सवाल जरूर उठता है और यह सवाल जो है अब जिला प्रशासन पे उठ रहा है कि आखिर राज्य की राजधानी है रांची और रांची में जिस तरह से एक सौदागरी, बिजली सौदागरी है और यहाँ की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर अभी जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां पूरी तरह से
विपरीत हो चुकी हैं। कोरोना से लगभग या मरीजों की संख्या जो मौत हो रही है, कोरोना दर तो बढ़ी रहा, मरीजों की जो मौत हो रही है वो लगातार बढ़ते जा रही है। तो ऐसे में राज्य सरकार और जिला प्रशासन को चिंतित होना लाजमी है। लेकिन जो हरमू का सौदागिरी है वहां के दोनों बर्नर खराब हो चुके थे। एक तो बहुत पहले खराब हो चुका था और दूसरी बर्नर की अभी तीसरा दिन बीतने जा रहा है और तीसरे दिन में भी इस बर्नर की स्थिति अब ऐसी है कि अब तक यह चालू नहीं हो पाया है। हालांकि दिल्ली की जो इंजीनियर की टीम आई थी उन्होंने भी इसको चालू करने में अब तक सफलता नहीं पाई है, जिसके बाद जो सौदा जो प्रबंधन है, हरमू स्थित जो सौदा गृह के प्रबंधन समिति है, उन्होंने यह निर्णय लिया है कि जो बर्नर है उसको फिर से रिप्लेस कर दिया जाता है और इसकी प्रक्रिया शुरू करने में लगभग 1 सप्ताह का समय लग सकता है सागर। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों के से जो लोगों की मौत हो रही है वो शव जो लगातार हरमू स्थित आ रहे थे, अब उसको शव को जलाने के लिए जो है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक निर्देश दिया गया है कि इन लोगों को ऐसी व्यवस्था में ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए जहां पे इन शवों को जलाया जा सके। और इसके लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने जो है स्वयंरेखा नदी के तट पे घाघरा में एक वैकल्पिक शव को जलाने की व्यवस्था की है, जहां पे लकड़ियों के माध्यम से शव को जलाया जा रहा है। और अब तक बात की जाए बीते 2 दिन में तो करीब 55 शवों को जलाया गया और ये सारी शव जो है जिला उपायुक्त छवि रंजन के उपस्थिति में जलाया गया है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो व्यवस्था बिगड़ गई है वो व्यवस्था कब तक सुदृढ़ होती है। देखिए हरमू स्थित जो बिजली सौदागिरी है ये रिहायशी इलाके में होने के कारण एक ही सौदागिरी है और इसी पे पूरी तरह से जो हिंदू धर्म से जिन लोगों की आस्था होती है उनके परिजनों का शव यहाँ पे जलाया जा सकता है। तो ऐसे में एक और जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है और उनके शव को जलाने के लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था अब तक जो है जिला प्रशासन के द्वारा ढूंढा ही जा रहा है। आनंद फानन में जिस तरह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है तो एक और जहाँ मरीजों के जो शव जो मृतकों के जो परिजन हैं उनको परेशानी हो रही है, तो दूसरी तरफ जो है जो प्रबंधन समिति है सौदागिरी के उनको उन लोगों पे भी ये सवाल निशाना कि आखिर जब 2 बर्नर थे तो एक बर्नर पहले से खराब था तो उसे फिर से दुरुस्त क्यों नहीं किया गया। जी सागर जी, चलिए शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए अब जल्दी से जिन लोगों ने आज के दिन अपना टीवी सेट देर से ऑन किया, 3 बड़ी खबरें कौन सी सुर्खियों में। सबसे पहले लापरवाही पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, इसीलिए आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की गई ताकि पीएमसीएच एनएमसीएच जो तमाम प्रदेश के बड़े अस्पताल हैं उन पर उनकी निगरानी रहे। दूसरी खबर आज के दिन की मधुपुर उपचुनाव को लेकर, जहां पर अब धर्म की राजनीति भी अब की जा रही है और इस पूरे चुनाव में अब धर्म की एंट्री अब हो चुकी है। निशिकांत दुबे ने बड़ा आरोप लगाया सीएम सोरेन पर। तीसरी खबर आज के दिन की, जिस तरह से मुक्ति हुई मुश्किल, अंतिम अधूरी यात्राएं लोगों की देखी जा रही हैं। शवों को लेकर लोग इधर से उधर चले जा रहे हैं और शवों का दाह संस्कार करने के लिए वहां पर बर्नर जो खराब है पिछले कई दिनों से, उसे अभी तक बनाया नहीं जा सका। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार। हेलो जी, क्या उफ, क्या हुआ? जो अपने वर्मा जी थे ना, कल उनका रोड एक्सीडेंट हो गया था। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, पर जब उनके घर वाले वर्मा जी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तो मैंने उनसे कहा था कि इन्हें माँ ललिता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर जाना, और जल्दबाजी और नजदीक के कारण वो पास के ही किसी हॉस्पिटल लेकर चले गए, जिसका नतीजा आज सामने आ ही गया। मां ललिता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देवघर। हॉस्पिटल में दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों बिना चीर-फाड़ किए एक सूक्ष्म छिद्र के माध्यम से कंधा, स्पाइन, हिप, घुटना एवं एड़ी का ऑपरेशन, घुटना सहित संपूर्ण ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, संपूर्ण हड्डी रोग, कैंसर, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी व स्टेम सेल पद्धति से इलाज किया जा रहा है। जी हाँ, दुर्घटना हो या किसी भी प्रकार का न्यूरो या हड्डी रोग, इलाज कराएं मां ललिता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, क्योंकि जान है तो जहान। मां ललिता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 52 बीघा देवघर। कॉन्टैक्ट नंबर 06432356 450, व्हाट्सएप 7061605900।
जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। अपराध पर सवाल, सत्तालाल। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपराध का काला साया लगातार फैलता चला जा रहा है। ये बहुत ही घातक और अशुभ संकेत है। विश्व गुरु के नाम से विख्यात भारत संगीन अपराधों के कारण अब कुख्यात होता जा रहा है। प्रतिदिन अपराधों की इबारतें लिखी जा रही हैं और खून की होली खेली जा रही है। हत्याओं, बलात्कारों की घटनाओं में निर्बाध रूप से वृद्धि हो रही है। इन अपराधों के कारण चारों तरफ अराजकता का बोलबाला होता चला जा रहा है। बिहार में भी अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ चिंता का विषय है। प्रदेश में अब जंगल राज जैसे हालात पैदा होते चले जा रहे हैं। अपराधी चंद पैसों के लिए लोगों को भेड़ बकरियों की तरह काट रहे हैं। हर तरफ जुल्म ही जुल्म है। हर गली और चौराहों पर लाशें मिल रही हैं। देश में, प्रदेश में अपराधियों के गिरोह बने हुए हैं जो शाम ढलते ही अपना शिकार ढूंढने लगते हैं और लूटपाट करने लगते हैं। अपराधों की संस्कृति को फलने फूलने से पहले ही नेस्तनाबूद करना होगा, नहीं तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्योंकि एक बार अपराध की जड़ें अगर गहरी हो गई तो उन्हें काटना आसान नहीं होगा। बढ़ते अपराधों पर विश्लेषण करना चाहिए। देश में पुलिस की शिथिलता के कारण ही आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है। कानून व्यवस्था को मजबूत करना होगा, एक अभियान चलाना होगा। समाज को भी इसमें अहम भूमिका निभानी होगी। असामाजिक तत्वों को बेनकाब करना होगा जो समाज को अपराध की दुनिया बनाना चाहते हैं। लेकिन जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया जाता है